नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली चुनावी रैली को संबोधित किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में 5 साल पहले व्यापारी लूटता था और बेटी घर से निकलने में घबराती थी, अपराधी सरेआम घूमते थे और जब यूपी दंगे की आग में जल रहा था तब सपा सरकार उत्सव मनाती थी। 5 साल में ही योगी सरकार ने अब यूपी को ही इन हालातों से बाहर निकाल दिया। पीएम मोदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण ही नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट और उनके इनोवेशन का सम्मान कर सकते हैं? पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में ही लूट बंद हो और बेईमानी बंद हो, यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे मदद मिले। और आज पीएम मोदी किसान सम्मान निधि से ही यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए की अधिक सीधे उनके बैंक खातों में मिले हैं और 2017 से पहले की तुलना में ही 2 गुने से भी ज्यादा खरीद बीते 5 सालों में ही एमएसपी पर की गई है। और हमने गन्ना किसानों की दिक्कतों को समझते हुए उनके बकाई राशि को भी जल्द से जल्द भुगतान का भी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को भी हमने तेजी से पूरा किया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर मैनपुरी के करहल में से ही बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने यूपी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका सामना अखिलेश यादव से होगा, जो इस क्षेत्र से सपा के उम्मीदवार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए करहल विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जो लोग लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उनको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। इससे पहले केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के 400 सीटों जीतने के बयान पर तंज कसा और एसपी सिंह बघेल का साफ तौर पर कहना है कि शायद अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के होने हैं, ना कि लोकसभा की 542 सीटों पर। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनका बयान एक जिम्मेदार व्यक्ति का गैर राजनीतिक बयान है, जिस पर लोग हंस रहे हैं। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी जिले की ही महत्वपूर्ण सीट है और सोबरन सिंह यादव पिछले 4 बार से ही करहल से विधायक है। यहां साल 2017 के ही विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। साल 1993 से लेकर आज तक में सिर्फ एक बार साल 2002 में ही यहां सपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के बाबूराम यादव साल 1993 और साल 1996 में करहल से चुनाव जीते और साल 2002 में सोबरन से ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। साल 2007 में सपा ने फिर से वापसी की और सोबरन सिंह की साइकिल के सिंबल पर ही विधायक बने और साल 2017 में ही आपको बता दें कि बीजेपी की लहर होने के बावजूद बीजेपी सोबरन सिंह यादव का किला नहीं भेद पाई और वहां चौथी बार करहल के विधायक बने। उन्होंने बीजेपी के रमा शाक्य को भी पटकनी दी थी और मैनपुरी जिले में आने वाली करहल विधानसभा साल 2017 में कुल 39.57% वोट पड़े थे। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज सत्र का पहला दिन रहा और एक खास तस्वीर सामने आई है, जहां स्मृति ईरानी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पांव छूकर आशीर्वाद लिया, तो वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मुलायम सिंह आशीर्वाद देते नजर आए। दरअसल सपा संरक्षक जब संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी वहां स्मृति ईरानी आ गई। मुलायम को देखते ही स्मृति ईरानी ने हाथ जोड़ा और उन्हें प्रणाम किया। मुलायम ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद
साथ दिया। ये तस्वीर इस वजह से भी खास रही क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा और बीजेपी का प्रचार जोरों पर है और दोनों पार्टियों ने नेता और एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। वार पलटवार के दौर के बीच ही ये तस्वीर भारतीय लोकतंत्र और सभ्यता की खूबसूरती को दिखाती है। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मुलायम सिंह यादव के साथ नजर आए और वो संसद की सीढ़ियों के नीचे मुलायम सिंह का हाथ पकड़े दिखाई दिए। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा कि मुख्तार अब्बास नकवी मुलायम सिंह यादव को सहारा दे रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव प्रकाश कुमार ने भी बेरिया से अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शिव कुमार ने भी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कहा है कि जब वो सपा में शामिल हुए थे तो लोहिया नेता हुआ करते थे। आज इसकी राजनीति बंगलों में हो रही है और वहीं बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी राज में कानून व्यवस्था ठीक हुई है। शिव कुमार बोरिया सपा सरकार में ही कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्हें शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। अखिलेश यादव से विवाद के बाद शिवपाल यादव सपा से ही अलग हुए थे तो बोरिया भी उनकी पार्टी में ही शामिल हो गए थे। शिव कुमार ने ही बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि जब हमने राजनीति शुरू की थी तो लोहिया नेता हुआ करते थे। तब आम आदमी पार्टी गरीबों और किसानों की बात सुनती थी और लीडरशिप युवा आम आदमी पार्टी से ही आती थी। अब राजनीतिक सड़क से ही होती है और लेकिन अब बंगलों में भी होती है। और इसके साथ ही शिव कुमार ने बीजेपी की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था 1000 गुना बेहतर हुई है। साफ सुथरा राजनीति के लिए भाजपा सही है। सपा में पहले सड़क, स्कूल, कॉलेज, किसान, मजदूरों के बीच से लोग आते थे और उनमें गरीबों के प्रति दर्द था। आज जो टिकट खरीद कर आ रहे हैं उनके मन में दर्द नहीं है। योगी सरकार ने स्वस्थ कानून और व्यवस्था का काम किया है। उन्होंने शिवपाल यादव की भी तारीफ की और कहा कि वो अच्छे इंसान है, लेकिन पता नहीं मजबूरियां किस वजह से ही वो सपा के साथ आ गए। मुलायम सिंह ने हमें राजनीति में पैदा किया, लेकिन अब उनकी पार्टी में कोई स्थिति नहीं रह गई है। शिव कुमार ने स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि वो मौसम विशेषज्ञ है जिसकी सरकार बनते देखते हैं, 5 साल मौज लेने के बाद चले जाते हैं। इनको लगा कि बीजेपी कमजोर हो रही है, अवसरवादी है। ये हमें जब सपा के समय पहले मंत्रिमंडल फिर पार्टी से निकाला गया तो वजह तक नहीं पता चली थी और आज तक सपा कार्यकर्ताओं के साथ नौकरी जैसा व्यवहार हो रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सूबे में ही सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। अब दोनों पार्टियों के बीच रार इस बात को लेकर है कि किसके शासन में ही उत्तर प्रदेश में अपराध ज्यादा हुए हैं। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को इस मुद्दे को लेकर बहस की चुनौती दी थी और अमित शाह ने ही मुजफ्फरनगर का दौरा किया था, जहां उन्होंने शनिवार को मतदाता संवाद में अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि सपा को झूठे वादे करने में शर्म नहीं आई। वो इतनी अच्छे झूठ बोलते हैं कि कुछ लोग इसे सच मान सकते हैं। अमित शाह का ये बयान अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने योगी शासन में ही खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया था। शाह ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा था, हिम्मत है तो अपने समय के आंकड़े लेकर ही प्रेस वार्ता करें। इसी को लेकर अखिलेश ने अब ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। रविवार को ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताए और समय बताए।
मेरठ शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा पर विवादित टिप्पणी करते दिख रहे हैं। रंजन शर्मा वीडियो में बोल रहे हैं कि कमल दत्त की कब्र मैंने खोद दी है और मिट्टी डालने का काम जनता करना है। और इस वायरल वीडियो में ही रंजन शर्मा लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर रंजन शर्मा ने कहा कि यह सब चुनावी बातें हैं। रंजन शर्मा ने कहा उनके लिए भी कोई पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। जवाब में कमल दत्त ने कहा कि शायद कांग्रेस प्रत्याशी ने धर्म बदल लिया, इसलिए कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। बता दें कि मेरठ में प्रथम चरण में ही वोटिंग होनी है और इस वक्त चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है और ऐसे में प्रत्याशी अपने विरोधी प्रत्याशियों पर कुछ भी कहने से गुरेज नहीं कर रहे, इसलिए शायद सोशल मीडिया पर भी इस तरह के वीडियोस वायरल होते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी और मतगणना 10 मार्च को होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार अभी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और यूपी के इस रीजन में ही अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर पूरी ताकत झोंक दी है। हाथरस की जनता के बीच ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वोट मांगने पहुंचे। हाथरस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता से वोटों की अपील करते हुए कहा कि हमारे काम के आधार पर अपना फैसला कीजिए, हमने अब तक जो कहा है वो किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, उन्होंने गुंडों को सुरक्षा दी। सीएम योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ और बीजेपी की सरकार में समुदाय के बीच कोई तनाव नहीं आने दिया। और जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि आजकल सभी नेता विकास की बातें करने लगे हैं, इससे पहले ये लोग इतनी जाति जाति करते थे, इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की। इनका विकास का मतलब विकास अपने परिवार का था और विकास का अर्थ था कि अपने लोगों को एमएलए और एमपी बनाओ, यही इनका विकास का मॉडल था। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी ने करोड़ों मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश में ही आजाद कर दिया और जब हम संसद में ही इस पर कानून बना रहे थे तब सपा आंसू बहा रही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान और इराक जैसे मुस्लिम बाहुल देशों तक में 3 तलाक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नेता मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। मामला बिजनौर से है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के ही थाना रेहड़ क्षेत्र में 6 दशक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए बनाया गया था और लगभग 3,500 हेक्टेयर में ही फैला जलाशय से निकलने वाले माइनर और पोषक नहरें उत्तराखंड तक फैली हैं और हर साल जलाशय और नहरों की मरम्मत और देखरेख के लिए मोटा बजट भी विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है, लेकिन उचित देखरेख के अभाव पीली डाम के ही 3 स्लूज में ही 2 स्लूज बंद हो चुके हैं और तीसरे की हालत भी दयनीय हो चुकी है और जिसका परिणाम क्षेत्रीय किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्रीय किसानों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से लगातार स्लूज से ही पानी का रिसाव हो रहा है, जो गांव जटपुरा नहर से ही होता हुआ आधा दर्जन गांव के किसानों के खेतों में पहुंचकर भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि सिंचाई विभाग एसडीओ धनंजय कुमार का कहना है कि स्लूज 1 में ही आई तकनीकी खराबी के चलते पानी लीक हुआ है। विभागीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई कि नहरों, स्लूज और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कि ये जो जेस फीडर है, यहाँ इतनी पानी की क्षमता नहीं है जो आगे डाला जा सके। जय साहब ये कह रहे हैं कि इनका गेट जो है खराब हुए 1 महीना हो गया, लेकिन ये उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि हम इसे सही करा दें, वो करा दें। आज हमारा कम से कम 100 यूपी के जंगल डूब चुका है ओवर पानी चलने के कारण। इधर तो भगवान ने मार रखा है, इधर जो है ये अपना सुन के नहीं दे रहे हमारी। तो आपने शिकायत करिए कर दी साहब, कई बार इनसे लोगों से कह दिया है कि जो है इसे सही कराओ, तो हर बार कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। अरे जब भारत में किस चीज़ की कमी है भाई, गोताखोर यहाँ पे है, इंजीनियर यहाँ पे है, हर चीज।
गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस फर्जीवाड़े के जरिए हजारों लोगों को एक शहर का निवासी बनाया जा रहा था और ये हजारों लोग भारत के नहीं थे बल्कि नेपाल और बांग्लादेश के थे। दरअसल गाजियाबाद में एक गैंग था जो नेपाली और बांग्लादेशी लोगों का आधार कार्ड बनाकर गाजियाबाद का निवासी बना रहा था। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले और जिस गैंग का पर्दाफाश किया है वो गाजियाबाद में काफी समय से सक्रिय था और अब तक 30,000 फर्जी आधार कार्ड बना चुका था। न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि ये गैंग फर्जी पैन कार्ड और ई श्रम कार्ड भी बनाता था और सबसे बड़ी बात, आरोपी आधार कार्ड बनाने के 7 से 10,000 रुपए भी लेता था। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि जिले के मालीवाड़ा चौक के पास ही एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो लोगों के फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां जाकर छापामारी की और पुलिस जब वहां पहुंची तो मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 पुरुष 2 महिलाएं शामिल थी। इन्होंने इस बात को कबूला कि वो पैसे लेकर ही नेपाल और बांग्लादेश के लोगों का फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। दरअसल पुलिस ने ही जब आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि इस गैंग को चलाने वाली बिजनौर की रहने वाली जया चौहान है। वो गाजियाबाद में रहती हैं। फिलहाल वो फरार हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से 30 लैपटॉप के साथ 137 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद कर लिए।